नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दिल की धड़कन। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए लेटे थे। अभी कुछ देर पहले जो हुआ या होने वाला था उससे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी एक दूसरे से नजरें मिलाने की। आदमी खुद को कोस रहा था कि वो क्यों बहका और क्यों ऐसे आकृति के करीब गया। वहीं आकृति सोच रही थी कि वो प्रतीक के साथ धोखा कर रही है। वो प्रतीक से प्यार करती है, फिर आदमी के करीब कैसे जा सकती है। सोचते सोचते दोनों नींद के आगोश में समा गए। अगले दिन आकृति की आंखें खुली तो खुद को आदमी की बाहों में पाया। अब ये रोज का हो गया था कि आकृति सुबह उठती तो खुद को आदमी की बाहों में ही पाती। आकृति झेप कर उससे दूर हटने को हुई, पर आदमी ने नींद में ही करवट ली और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। आकृति वापस उसके सीने पर गिर गई। उसने एक दो बार कोशिश की उसकी बाहों से निकलने की, पर निकल नहीं पाई। थक कर उसने अपने सिर आदमी के सीने पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद आदमी की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। वो बिना देखे ही मुस्कुरा उठी। अब हटोगी? थोड़ी देर बाद आदमी ने कहा तो आकृति झेप कर उससे अलग हट गई। मेरे करीब रहने का इतना ही मन होता है तो बोल दिया करो ना, ऐसे मेरे नींद में होने का फायदा क्यों उठाती हो? मैं मना थोड़ी करूंगा, हक है अब ये तुम्हारा। आदमी उसे छेड़ते बोला, ओह प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। आकृति ने चिढ़कर कहा, हाँ तभी हर सुबह मेरे सीने पर मिलती हो तुम। आदमी ने कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। मतलब तुम्हें पता होता है? दुष्ट आदमी। आकृति गुस्से से भर गई थी। उसकी बात सुनकर आद्विक ने अपनी हंसी बंद कर ली। ओ हेलो, मेरी नींद का फायदा उठाकर मेरे ऊपर आ जाती हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो इतनी सी बात के लिए तुम क्यों भड़क रही हो मुझ पर? आद्विक खुद का बचाव करते बोला, तुम ना छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आकृति के पास अब कोई जवाब नहीं था। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। आद्विक ने ये बात नॉर्मली ही बोली थी, पर ना जाने क्यों आकृति के दिल में एक टीस सी उठी ये बात सुनकर। और सुनो, आगे से मेरे करीब आने का मन करे तो बोल देना, मैं मना नहीं करूँगा। आद्विक शरारत से बोला तो आकृति और चिढ़ गई। ओ प्लीज़, तुम्हारे करीब आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। आद्विक ने उसकी बात सुने बिना उसे अपने करीब खींच लिया था। बात सुनो, आज बोल दिया, आगे से कभी मत बोलना ये बात। ये इजाज़त नहीं दी है मैंने तुम्हें। 7 फेरों के साथ 7 वचनों में बंधे हैं हम। उनमें से एक वचन ये भी है कि हम कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे बीच में छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझी? तो आगे से ध्यान रहे कि ये बात ना बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? आद्विक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करके कहा। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो आकृति के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया जो उसके होठों पर उतरी मुस्कान बहुत अच्छे से बयां कर रही थी। आद्विक अभी भी बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांक रहा था। वहीं आकृति भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रही थी। दोनों एक दूसरे को ताड़ने में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि आकृति अभी भी आद्विक के ऊपर ही पड़ी हुई है। दोनों अभी ना जाने कितनी देर तक ऐसे ही रहते। अगर दरवाजे पर दस्तक ना हुई होती तो दस्तक की आवाज़ सुनकर दोनों झटके से अलग हुए। आद्विक ने आकृति की और मुस्कुराकर एक आंख दबा दी तो आकृति शर्माकर बाथरूम में भाग गई। उसका शर्माना आद्विक के दिल को घायल कर गया। दी बड़ी क्या कर रही हो आप दोनों? गेट खोलो ना। बाहर से सार्थक की आवाज़ आई तो आद्विक ने अपना सिर पीट लिया। ये बहन के भाई को भी अभी आना था क्या? अच्छे खासे रोमांस का कबाड़ा कर दिया। अरे आ रहा हूँ यार। आद्विक बड़बड़ाते हुए गेट खोलने चला गया। क्या है साले? आद्विक ने गेट खोलते हुए कहा। दी आपने मुझे गाली दी, रुको अभी आंटी से शिकायत करता हूँ। सार्थक अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, अरे नहीं बेटा, मैंने गाली नहीं दी आपको। आद्विक गिड़गिड़ाते हुए कहा।
आद्विक सार्थक के सामने गिड़गिड़ा सा रहा था। नहीं, आपने साले बोला, और साले गाली होती है। सार्थक उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। नहीं मेरे लाल, मैंने साले नहीं लाले बोला था, आपने गलत सुना। आद्विक के जो मन में आया उसने बोल दिया। पक्का ना, आप मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? सार्थक उसे घूरते हुए बोला। अरे मैं आपको बुद्धू बना सकता हूँ क्या? आप तो कितने होशियार हो, आद्विक ने कहा। तो सार्थक खुश हो गया। फिर ठीक है, सार्थक बोला। तो आद्विक ने चैन की सांस ली, वरना ये तो पिद्दी आज उसकी लंका लगवाने का पूरा बंदोबस्त कर चुका था। आपको कुछ समझता ही नहीं था? आद्विक ने सार्थक से पूछा। हाँ, वो ना मुझे मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दी के साइन चाहिए थे। हर बार वही करती है ना। लाओ, इस बार मैं कर देता हूँ, आद्विक ने कहा। तो सार्थक ने खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। आद्विक ने साइन किए और सार्थक खुशी खुशी वहां से चला गया। आकृति नहा कर आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी। आद्विक उसके पीछे से निकलकर कपबोर्ड की ओर बढ़ा। तभी आकृति ने अपने बाल झटके जो पीछे आद्विक के चेहरे पर जाकर लगे। उसकी एकदम चीख निकल गई, क्योंकि कुछ लट उसकी आंखों में भी लगी थी। क्या हुआ? उसके चीखने से आकृति घबराकर उसे देखने लगी। तुम अपने केशों को संभाल कर नहीं रख सकती हो क्या? फोड़ दी मेरी यहाँ। आओ माँ, कितनी तेज मार दी है मुझे। पूरी जिंदगी अंधे के साथ गुजारना है अब तुम्हें, आद्विक चिढ़कर बोला। क्या बोल रहे हो? दिखाओ इधर। आकृति झुककर उसकी आंख देखने लगी। हे भगवान, ये तो बिल्कुल लाल हो गई है। आकृति घबरा गई थी। उसकी लाल आंख देखकर वो झुककर उसकी आंख में फूंक मारने लगी और आद्विक उसके चेहरे में ही खो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आकृति को खुद की फिक्र करते देखकर वो चाह रहा था कि काश ये लम्हा यहीं रुक जाए और वो आकृति को यूं ही निहारता रहे। वो बस आकृति को निहारे जा रहा था, लेकिन आकृति को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। थोड़ी देर बाद आद्विक को कुछ राहत मिली तो आद्विक खड़े होकर, बस हो गया, अब ठीक हूँ मैं। पक्का ना? आकृति को अभी भी फिक्र थी। हाँ पक्का, ठीक हूँ अब। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और बाथरूम में जाने लगा, पर आकृति को देखकर रुक गया। वो अपने हाथ में अपनी मांग भरने की कोशिश कर रही थी, पर ना जाने क्यों भर नहीं पा रही थी। आद्विक उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो उसके पास आया और उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। आकृति की आंखें बंद हो गई और एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया। थोड़ी देर बाद, तुम लोग आ रहे हो ना? परिधि ने चिल्लाकर कहा। तो आद्विक ने अपनी आंखें बंद करके फोन अपने कान से दूर कर दिया। चिल्ला क्यों रही है तू? आराम से नहीं बोल सकती? आद्विक ने गुस्से में कहा। वो सब छोड़, तू ये बता कि तुम दोनों आ रहे हो ना? परिधि ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हाँ बस मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। तू अभी तक ऑफिस में है? 1 घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। क्या करता है तू? परिधि चिढ़कर बोली। अरे तू फिक्र मत कर, हम पहुंच जाएंगे टाइम से। आद्विक ने अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए कहा। वो तो तुझे आना पड़ेगा, वरना टांगे ना तोड़ दूंगी तेरी। हाँ मेरी माँ, आ रहे हैं हम, फोन रख तू। तेरी आवाज़ सुनकर मन खराब हो जाता है मेरा, आद्विक ने कहा। तो परिधि चिढ़ गई। तू बताती हूँ मैं तुझे, परिधि ने चिढ़कर कहा और फोन काट दिया। आद्विक ने हंसते हुए फोन अपनी जेब में डाला और कैबिन से बाहर निकल गया। माँ, मैंने डिनर बना दिया है, आप और सार्थक टाइम से खा लेना, और आप प्लीज़ टाइम से दवाई ले लेना अपनी, आकृति ने शमिता जी से कहा। अरे बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। तुम जाकर रेडी हो जाओ, आदि आता ही होगा, फिर से गुस्सा करेगा वरना, शमिता जी ने हंसते हुए कहा। शमिता जी ने कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना अगर आदित्य आ गया तो वो तुम पर गुस्सा करेगा। और कुछ आता है इस क्रूर सिंह को, हमेशा गुस्सा ही तो करता है। आकृति ने मुंह बना लिया तो शमिता जी को हंसी आ गई। जाओ वरना तुम्हारा क्रूर सिंह आ जाएगा। जी माँ, आकृति झेपते अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में आद्विक घर पहुंच गया। नीचे हॉल में ही उसे शमिता जी और सार्थक दिखाई दिए तो वो उनकी ओर बढ़ गया। उसने शमिता जी के पैर छुए तो शमिता जी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। माँ, आकृति कहाँ है? रूम में गई है रेडी होने, शमिता जी ने जवाब दिया। तो आद्विक सिर हिलाकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा अंदर से बंद था। उसने आकृति को आवाज देते हुए दरवाजा नॉक किया। आ रही हूँ, इस आदमी को भी चैन नहीं है, बड़बड़ाते हुए आकृति ने गेट खोल दिया। तुम रेडी? आद्विक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और मुंह फाड़े बिना पल के झपकाए आकृति को निहारने लगा। उस ब्लैक कलर के स्लीवलेस गाउन में कह ढा रही थी ये लड़की। आद्विक अपनी सुध बुक होकर उसे ही निहार रहा था।
उसकी प्यार भरी नजरें खुद पर महसूस कर आकृति शर्म से खुद में ही सिमट गई। एक हया की लाली ने उसके गालों पर अपनी जगह बना ली थी। साथ ही शर्म से बोझिल होकर उसकी पलकें अपने आप झुक गई। उसका यूं पलकें झुकाना आद्विक के दिल में हलचल मचा गया। उसकी प्यार भरी नजरों से बचने के लिए आकृति वापस पलटकर जाने लगी, लेकिन आद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली और कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आकृति की सांसें अटक गई। वो आद्विक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आद्विक ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से जा टकराई। आकृति की सांसें तेज हो गई थी। आद्विक उसे अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसने उसके कान के पीछे समेट दिया और कुछ पल उसके खूबसूरत चेहरे पर झुक गया। उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर आकृति की आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ आद्विक पर कस गई। आद्विक ने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आकृति के चेहरे पर एक सुकून उतर आया, साथ ही एक शर्मीली सी मुस्कान। कुछ पल बाद आद्विक पीछे हुआ और बोला, इतनी खूबसूरत दिखोगी तो पक्का मैं कोई खता कर बैठूंगा, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। आद्विक की बात सुनकर आकृति ने शर्माकर अपने सिर आद्विक के सीने पर टिका दिया। ये पहली बार था जब आकृति ने खुद से कोई पहल की थी और आद्विक इसी में खुश था। उसने भी कस के उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आद्विक आज बहुत खुश था। अब मुझे भी रेडी होने दो, आद्विक ने शरारत से कहा तो आकृति झेप कर पीछे हट गई। आद्विक हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। तब तक आकृति ने उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। थोड़ी देर बाद आद्विक फ्रेश होकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनने लगा। आकृति आईने के सामने खड़े होकर लिपस्टिक लगा रही थी कि अचानक से आद्विक बोला, कोई और शेड लगा लो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? आकृति अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक को देखते बोली, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कोई खता कर बैठूंगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं, आद्विक ने कहा तो आकृति की नज़र आईने में अपने होठों पर चली गई। लिपस्टिक का कलर डार्क रेड था। उसने जल्दी से पास में पड़े टिश्यू पेपर से अपनी लिपस्टिक साफ की और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा ली। उसे देखकर आद्विक हंस पड़ा। दुष्ट, आकृति बड़बड़ाई तो आद्विक हंसते उसके पास आया और सिंदूर की डिब्बी उठाकर सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। आज आद्विक बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था और आकृति आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और आकृति को सामने देखने का इशारा किया। आकृति ने सामने देखा तो दोनों का अक्स आईने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। आद्विक वहां से हटा और अपना फ़ोन ले आया और दोनों की एक मिरर सेल्फी ले ली। आज तो आकृति की नज़र भी आद्विक पर अमानो चिपक सी गई थी। ब्लैक शर्ट और पैंट, उस पर वाइट ब्लेजर जिसके कलर ब्लैक थे, साथ ही जेल से अच्छे से सेट किए बाल, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और पैरों में ब्रांडेड जूते। किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था वो। चले, आद्विक ने कहा तो आकृति ने अपनी नज़र उससे हटाकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों साथ में नीचे आ गए। वाह दी, आप बड़ी प्यारी लग रहे हो, सार्थक खुश होते बोला और आकर दोनों से लिपट गया। दोनों ने झुककर उसका एक गाल चूम लिया। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें, तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, कहते हुए शमिता जी ने दोनों की नज़र उतार ली तो दोनों मुस्कुरा उठे। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, आद्विक ने कहा। तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और खूब मजे करो, शमिता जी ने कहा तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने झुककर शमिता जी के पैर छुए और वहां से निकल गए। करीब 15 मिनट बाद ही दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए थे। आद्विक ने गाड़ी से उतरकर आकृति की साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति उसका हाथ थामकर गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ थामे अंदर चले गए। सो फाइनली यू आर हेयर। वो लोग हॉल में एंटर किए ही थे कि परी वहाँ आ गई। परी की बात पर आद्विक मुस्कुरा दिया। वहीं आकृति को यहाँ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो शांति खड़ी थी। हे आकृति, लुकिंग गॉर्जियस, परी ने आकृति की तारीफ कर
करते हुए कहा तो आकृति जवाब में बस मुस्कुरा दी। अंदर आने देगी आप? आद्विक ने कहा तो परी उसे घूरते हुए साइड हट गई। आद्विक आकृति का हाथ थामे अंदर चला गया। परी भी उनके पीछे पीछे आ गई क्योंकि ये कॉलेज परी के पापा का था, इसीलिए सारा काम परी ही देख रही थी। बल्कि कॉलेज का आधे से ज़्यादा काम वही देखती थी क्योंकि वो अपने माँ पापा की इकलौती औलाद थी, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर थी और वो बखूबी जिम्मेदारी को निभा भी रही थी। अपने पापा के कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए उसने अपने सपने को भी छोड़ दिया था। वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पर जिम्मेदारी के चलते उसने अपने सपनों को छोड़ दिया। उसके पापा ने उसे कहा भी कि वो अपने सपने पर भी ध्यान दे, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे, पर वो नहीं मानी। उसकी जिद के आगे उसके पापा को भी झुकना पड़ा और कॉलेज की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पार्टी अपने पूरे सुरूर पर थी। हर कोई अपने तरीके से पार्टी एंजॉय करने में लगा था। कोई होने पुराने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, तो कोई ड्रिंक का लुत्फ उठा रहा था, तो कोई डांस फ्लोर पर जमकर उधम मचा रहा था। सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। आद्विक भी अपने दोस्तों के साथ बातों में व्यस्त था। इस बीच उसने एक पल को भी आकृति को अकेला नहीं छोड़ा था। आकृति सबकी बातें सुनते हुए इधर उधर देख रही थी कि एक जगह जाकर उसकी नज़र रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई थी, धड़कनें बढ़ गई थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसकी पकड़ आद्विक के हाथ से कस गई। आद्विक ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके माथे की नसें तन गई। उसने परी को देखा। जरूरी था वो भी इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हो, तो परी ने कहा तो आद्विक ने बिना कुछ कहे आकृति को उसके कंधे से पकड़कर अपने से सटा लिया। ये देखकर सामने खड़े प्रतीक के तन बदन में आग लग गई। उसकी पकड़ उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास पर कस गई। प्रतीक मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और आकृति को देखने लगा। आद्विक की नजरें बराबर उस पर बनी हुई थी। वहीं आकृति डर की वजह से कांप रही थी। रीति भाभी, आद्विक ने प्रतीक की बात काटते हुए कहा तो प्रतीक देखने लगा। ब्रो बोलता है ना मुझे, और ये बीवी मेरी है, इस लिहाज से भाभी हुई तेरी, और भाभी माँ के समान होती है। आद्विक ने मुस्कुरा कर कहा तो प्रतीक जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अब ब्रो तेरी बीवी होने से पहले मेरी दोस्त है वो, तो मेरे लिए वो वही रिश्ता रहेगा पहले वाला। प्रतीक ने एक तीखी सी मुस्कान बिखेर कर कहा तो जवाब में आद्विक मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि प्रतीक ऐसा ही कोई जवाब देगा। एनीवेज शादी की बहुत बहुत बधाई कहकर प्रतीक ने आकृति की और हाथ बढ़ाया तो आद्विक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया, आद्विक मुस्कुरा कर बोला तो प्रतीक फुफकार कर रह गया। तुम दोनों बातें बाद में करना, चलो अभी पार्टी एंजॉय करो, परी ने बात बदलते हुए कहा। सब फिर से पार्टी में लग गए। वहीं प्रतीक की नज़रें बराबर आकृति पर जमी हुई थी। आज ना जाने क्यों उसकी नज़रें उसे सुकून नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आज उसे उसकी नज़रों से वो असहज हो रही थी। आद्विक उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वो हर पल उसका हाथ थामे हुए था, ये जताने के लिए कि वो हर वक्त उसके साथ है और उसे किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज़, परी स्टेज पर आकर बोली तो सब उसे ध्यान से देखने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे बीच एक न्यूडली मैरिड कपल है, वो भी कॉलेज का मोस्ट वांटेड मुंडा और मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। तो आज के शाम में चार चांद लगाने के लिए ये कपल स्टेज पर आ रहा है, परी ने कहा तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं आकृति और आद्विक कभी एक दूसरे को देखते तो कभी स्टेज पर खड़ी परी को। आद्विक के दोस्तों ने तो जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया था। तू क्या पागल है क्या, क्या है ये सब? आद्विक परी को घूरते बोला। आपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम कहकर परी ने दोनों को स्टेज की ओर धकेल दिया। मजबूरी में उन्हें स्टेज पर जाना ही पड़ा। उनके स्टेज पर पहुंचते डीजे ने गाना बजा दिया। आद्विक ने आकृति की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। आद्विक ने उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति का एक हाथ उसके सीने पर टिक गया और आद्विक ने अपना दूसरा हाथ आकृति की कमर पर रख दिया और दोनों डांस करने लगे। इन दोनों को करीब देखकर प्रतीक जल भुन गया।
प्रतीक की नज़रें अभी भी आकृति पर ही बनी हुई थी और आकृति वहीं उसकी नज़रों से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन जब आद्विक ने उसका हाथ पकड़ा तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही वहाँ पर गाने बजना शुरू हो गया तो दोनों ने साथ में डांस करना शुरू किया। तुम हो तो साथ मेरे, हो बुरे हो या अच्छे हालात, तुम हो तो साथ मेरे। आद्विक आकृति का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए, तारे सारे जहान बेचारे नींद से हारे, मगर हमको और तुमको सोना है, क्यों कहीं भी तुम ना जाओ, यहीं पे ये पल रुक जाए, तुम हो तो तुम साथ मेरे, ओ साथ मेरे। आद्विक आकृति के पीछे आया और उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आकृति ने अपना हाथ हवा में खोल दिया और अपना सिर आद्विक के कंधे पर रख दिया। अपने दिल में बना के धड़कन, मुझको तुम पे रखना ही होगा, डरते हो क्यों, पागलपन की हदें तोड़ो ना। आकृति ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और आद्विक ने उसका माथा चूम लिया। हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे। गाना खत्म होने के बाद सभी ने जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई किया। दोनों खुश होकर स्टेज से नीचे उतर आए। वहीं प्रतीक नफरत से भर उठा था उन दोनों को साथ देकर। आद्विक, बहुत गलत किया तूने इसे मुझसे छीन कर, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। नफरत करेगा तो इससे, और तू खुद इसे मेरे पास छोड़कर जाएगा, उसने नफरत से कहा और अपने गिलास की शराब अपने गले में उतार ली। आद्विक की शर्ट प्रेस कर रही थी। आजकल आद्विक के सारे काम वो खुद करने लगी थी। उसके काम करते हुए एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा था उसे। शमिता जी पड़ोस में गई थी, सार्थक स्कूल और आद्विक ऑफिस। अचानक ही घर का लैंडलाइन फोन बज उठा। आकृति प्रेस बंद करके नीचे आई, तब तक फोन बंद हो चुका था। वो वापस जाने को मुड़ गई कि फोन दोबारा से बज उठा। आकृति ने फोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। हेलो, सामने से किसी लड़के की आवाज आई। प्रतीक, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाँ रीति, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्रतीक ने अपने जवाब में मिठास घोलते हुए कहा। प्रतीक, तुमने वापस मुझे फ़ोन क्यों किया? तुमसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो। अगर आदमी को पता चला तो जानते हो ना वो क्या करेगा। प्लीज़ मुझे आज के बाद कॉल मत करना, कहकर आकृति फ़ोन रखने को हुई, लेकिन प्रतीक की आवाज़ ने उसे रोक दिया। रीति प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ बस एक बार, प्लीज़ रीति, प्रतीक मिन्नतें करते हुए बोला तो आकृति पिघल गई। बोलो जल्दी, आकृति ने कहा। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ देर चुप रहकर प्रतीक ने कहा, क्या? आखिर क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? तुम मुझे अपना नंबर दो तो मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, प्रतीक ने कहा। तो आकृति सोच में पड़ गई। आद्विक ने सख्त मना किया था किसी को भी अपना नया कांटेक्ट देने को, खासकर प्रतीक को। नहीं प्रतीक, तुम्हें जो भी कहना है ऐसे ही कहो, आकृति ने कहा। तो प्रतीक बौखला गया, पर वो अपना गुस्सा दबाते बोला, रीति देखो बहुत ज़रूरी बात है, अगर तुमने आज वो नहीं देखा तो बहुत पछताओगी पूरी ज़िंदगी। प्लीज़ एक बार कुछ सोचकर आकृति ने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर देखकर प्रतीक के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उतर आई। उसने सामने खड़े शख्स को देखा और मुस्कुरा उठा। हाँ रुको रीति, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ अभी। आकृति ने जवाब दिया। प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद आकृति के फ़ोन की मैसेज बीप बजी। वो मैसेज देखने लगी। हर मैसेज के साथ उसकी आंखों में दर्द उतरता जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। उसने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो भी सन खड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। आकृति ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो सामने से प्रतीक की आवाज़ आई, देखा तुमने? वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। देखो रीति, मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने के लिए कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीति, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। प्लीज़ समझो मेरी बात को। मैं नहीं चाहता जो बाकी सबके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। प्लीज़ सोचना इस बारे में। प्रतीक ने अच्छा ढोंग किया था ये दिखाने का कि उससे आकृति की कितनी फिक्र है।
आकृति ने बस इतना ही कहा और फोन काट दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाकर रो पड़ी। नहीं नहीं, आद्विक ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। कहते कहते आकृति रो पड़ी थी। जो कुछ भी प्रतीक ने कहा उसका दिल नहीं मान रहा था, न जाने क्यों, पर उसे यकीन था कि आद्विक कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग था कि उसे मजबूर कर रहा था आद्विक के बारे में गलत सोचने को। काम हो गया है बुआ, अब देखना, जल्दी वो खुद मेरे पास आएगी। प्रतीक कुटिलता से हंसकर सामने खड़ी सुनंदा आकृति की सौतेली माँ से कहा। उसके बाद सुनंदा भी मुस्कुरा दी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। सुनंदा ने उसका माथा चूम लिया। इतनी आसानी से तुम्हें ना जाने दूंगा आकृति, आखिर तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितना माला माल कर दोगी। प्रतीक मन ही सोचकर हंस पड़ा था। रात को आद्विक आया तो आज उसे आकृति बाहर उसका इंतजार करती हुई नहीं दिखाई दी। उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि शायद वो थक गई होगी इसीलिए सो गई हो। आद्विक कमरे में आया तो देखा आकृति सोफे पर सिकड़ी हुई सो रही है। आद्विक उसके पास आया और जैसे उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आकृति हड़बड़ा कर उठ गई। उसके ऐसे जागने से आद्विक पीछे हटकर खड़ा हो गया। आद्विक को देखकर आकृति डर से खुद में ही सिमट गई। आज ना जाने क्यों, पर उसे आद्विक से डर लग रहा था। आकृति वो उसके करीब बढ़ा तो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इसे क्या हुआ? आद्विक उसके बदले हुए व्यवहार से हैरान था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आया। आकृति फिर से उसे देखकर कांप गई। आद्विक ने कुछ पल उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने खाना खाया? आद्विक ने पहला निवाला तोड़कर कहा। हाँ, आकृति ने अटकते हुए कहा। आद्विक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद आद्विक बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे जाता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और बर्तन समेटने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब आकृति को लगा कि आद्विक सो गया होगा तो आकृति कमरे में आई। कमरे की लाइट बंद थी तो उसने चैन की सांस ली और कमरे में आ गई। वो आकर बेड पर बैठी कि कमरे की लाइट जल गई। उसने चौंक कर देखा, आद्विक दरवाजे से कमर टिकाए गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमट गई। आद्विक उसके करीब बढ़ा तो आकृति उठने को ही। बैठो चुपचाप, आद्विक गुस्से में बोला तो आकृति भीतर तक कांप गई और डरते हुए वापस बैठ गई। आद्विक उसके पास आकर उसके सामने फर्श पर बैठ गया। उसने आकृति के हाथों को अपने हाथों में थामा तो आकृति एक बार फिर कांप गई। क्या हुआ है? अरे तुम्हें हुआ क्या है? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आद्विक ने पूछा तो आकृति ने ना में सिर हिला दिया। फिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। आद्विक ने इतने प्यार से पूछा कि आकृति खुद को रोक नहीं पाई और वो रो पड़ी। हे आकृति, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? उसे रोता देखकर वो घबरा गया था। उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके आगोश में आती आकृति और तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो आद्विक ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ा दिया। अभी ठीक हो? आद्विक ने प्यार से पूछा तो आकृति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब बोलो, क्या हुआ है? तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? आकृति ने डरते हुए कहा था। आकृति अब भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसको आद्विक से बहुत डर लग रहा था। तभी आद्विक ने कहा, नहीं तुम बताओ क्या हुआ। आद्विक बोला, वो आज प्रतीक का फोन आया था। आकृति ने कहा तो आद्विक के माथे की नसें तन गई। उसने बस इतना ही कहा, वो उसने मुझे कुछ भेजा था। आकृति की बात पर आद्विक ने उसे देखा तो आकृति ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। आद्विक ने फोन लिया और देखने लगा। हर फोटो के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ मैरिज सर्टिफिकेट थे, हर किसी में लड़की का नाम अलग था पर एक नाम सेम था, आद्विक का। उन सर्टिफिकेट्स के मुताबिक आद्विक आज तक ना जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था और उन लड़कियों का बाद में कोई पता नहीं चला था। साथ ही कुछ फोटोज भी थे जिनमें आद्विक अलग अलग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालात में था। इन फोटोज को देखकर उसका गुस्सा आसमान छू गया था पर इस वक्त उसे अपने गुस्से को शांत रखना था।
और आकृति को समझाना था। आद्विक ने गहरी सांस ली और बोला, इधर देखो मेरी तरफ। आकृति ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? आद्विक उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला तो आकृति ने ना में सिर हिला दिया। आद्विक के दिल को मानो सुकून मिल गया हो। ऐसा लगा मानो सालों प्यासे को रेगिस्तान में भरपेट पानी मिल गया हो। और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। बस किसी के भी कहने पर अपना भरोसा डगमगाने मत देना। आद्विक ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। और रही बात इन फोटोज़ की, तो बहुत जल्द इनकी असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, पर तब तक तुम सावधान रहोगी और उस प्रतीक से बात नहीं करोगी। मुझे भरोसा है तुम पर और मुझे पता है तुम कभी मेरा भरोसा टूटने नहीं दोगे। आकृति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो आद्विक का मन शांत हो गया। आद्विक ने झुककर बारी बारी से उसकी पलकों को चूम लिया। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस एहसास को अपने भीतर समाने लगी। आद्विक ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसे अपनी बाहों में भर के लेट गया। एक दूसरे के आगोश में दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। परी बस बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब इसको इसके किए की सजा मिलने का वक्त आ गया है। आद्विक इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके सामने बैठी परी उसका गुस्सा देखकर हैरान थी। शायद दूसरी बार उसने आद्विक को इतना गुस्सा करते देखा था। हुआ क्या है पर कुछ बताएगा तू? परी ने परेशान होते हुए कहा तो आद्विक ने उसे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर परी का चेहरा नफरत से भर उठा और वो बोली, ये इंसान इस हद तक गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर अब हम क्या करेंगे पता नहीं, पर अब इसकी बर्बादी तय है। बहुत हो गया इसका, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। आद्विक का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। आकृति ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया और बोली, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर, सोचते हैं कुछ कि इसका क्या करना है। परी की बात पर आद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। चल अभी मैं चलती हूँ, जो कुछ भी हो बता देना। और सुन, गुस्से में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझा? परी ने कहा तो आद्विक ने जवाब में बस हाँ में सिर हिला दिया। परी उसे बाय बोलकर चले गई। आद्विक कुछ देर वहीं बैठकर कुछ सोचता रहा और फिर उसने किसी को कॉल किया। हाँ सुनो, एक बंदे की पल पल की खबर चाहिए मुझे, कब क्या कैसे करता है सब कुछ। सामने से किसी ने कुछ जवाब दिया तो उसने बोलकर फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी ओर आकृति शमिता जी के साथ थी। उसने उनकी गोद में सिर रखा हुआ था। शमिता जी उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? शमिता जी ने प्यार से पूछा। जी माँ, सब ठीक है, आकृति ने कहा तो शमिता जी मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद आकृति का फ़ोन बजा तो वो फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर निकल आए। हाँ प्रतीक बोलो। रीति तुम ठीक तो हो ना? वो सात्विक ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? प्रतीक कैसे घबराते बोला, जैसे उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। उसका ये दिखावा देखकर आकृति को खुन्नस आने लगी थी। हाँ प्रतीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। आकृति एक एक शब्द चबाकर बोली। तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? आकृति ने हैरानी से कहा। अरे वो साध्वी की ऐसी हरकत पता चलने के बाद तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए आकृति, प्रतीक ने कहा तो आकृति के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने गुस्से को काबू करके बस यही जवाब दिया, मुझे तुमसे मिलना है रीति, बस एक बार। प्रतीक कुछ देर चुप रह कर बोला तो आकृति उसकी बात सुनकर चौंक गई। क्यों मिलना है तुम्हें मुझसे? तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। बस एक आखिरी बार मिल लो। उसने अपने आवाज़ में दर्द घोल कर कहा। मैं नहीं आऊँगी, आकृति ने साफ साफ इनकार कर दिया। आकृति प्लीज़, हमारे प्यार की खातिर बस एक आखिरी बार। प्रतीक अपना गुस्सा दबाकर बोला। अच्छा ठीक है, कहाँ आना है? आकृति कुछ देर चुप रहकर बोली तो प्रतीक खुशी से उछल पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता कहकर आकृति ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की बीप बजी। प्रतीक का मैसेज था, उसने एड्रेस भेजा था। आकृति ने मैसेज देखा और कुछ सोचने लगी। बहुत कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन वह प्रतीक के लिए प्यार व्यार बिल्कुल नहीं था। उसकी इस हरकत ने उसके दिल प्रतीक के लिए नफरत भर दी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया वो इस हद तक गिर सकता है। पर अब उसने सोच लिया था कि उसे
क्या करना था। दूसरी ओर मैसेज भेजकर प्रतीक कुटिलता से हंसने लगा। वो बहुत देर तक पागलों की तरह हंसता रहा, फिर अचानक शांत होकर बोला, बहुत हुआ करती, बहुत रह ली तुम मुझसे दूर, इस बार तुम आओगी, लेकिन कभी वापस न जाने के लिए। इसी के साथ वो सात्विक की इज्जत और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा मैं। हर बार जीतता है वो मुझसे, पर इस बार नहीं, इस बार सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। ये सब कहते हुए वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब अपने गले से नीचे उतार ली। आद्विक अपने ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था। वो सभी फोटोज किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रही थी, लेकिन एक बात थी जो उसके सीने को छलनी कर रही थी, वो थी परी के साथ उसका नाम जुड़ना। उनमें एक सर्टिफिकेट में उसका और परी का नाम था। वो परी जिसको उसने हमेशा अपनी अच्छी दोस्त ही नहीं, अपनी बहन माना था। परी के लिए वो उसका भाई ही था। हर साल वो उसको राखी बांधती थी और उसी लड़की के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसने ये बात परी को नहीं बताई थी, पर अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। दोपहर के समय उसका फ़ोन बजा। सामने से किसी ने कुछ कहा तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? पक्का तुमने उसे ही देखा था? हाँ सर, ट्रस्ट मी, ये वही थे। सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई। ठीक है, तुम नज़र रखो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और तेज़ी से बाहर निकल गया। आज की जितनी भी मीटिंग्स है सब कैंसिल कर दो और यहाँ पर सब संभाल लेना, उसने अपने मैनेजर से कहा और बहुत ही जल्दी से वहाँ से निकल गया। मैम, रूम नंबर 408। आकृति इस वक्त एक होटल के रिसेप्शन पर खड़ी हुई थी। मिस आकृति, रिसेप्शनिस्ट ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम का रास्ता बता दिया। आकृति गेट खोलकर अंदर आई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। चारों ओर अंधेरा देखकर आकृति बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और प्रतीक को आवाज़ लगा दी। अचानक ही कमरे की लाइट जल उठी। रूम की हालत देखकर आकृति की सांस रुक गई। माथे पर पसीना तैरने लगा। धड़कनें किसी अनजाने डर से अपने आप बढ़ने लगी। पूरा कमरा फूल और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा हुआ था। अचानक किसी ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी। वो एकदम छिटक कर दूर हो गई। वो डर की वजह से कांप गई थी। क्या हुआ रीति? मैं ही तो हूँ, तुम्हारा प्रतीक। प्रतीक उसके और बढ़ते बेशर्मी से बोला। प्रतीक, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है ये? आकृति को गुस्सा आ गया था। बदतमीजी? ओ कम ऑन रीति, ये बदतमीजी नहीं, मेरा प्यार है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रतीक बेशर्मी से बोला। बकवास बंद करो, वो गुस्से से चिल्ला पड़ी। अरे अरे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ, ये सब मैंने नहीं कराया और कोई रूम खाली नहीं था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए यही ले लिया। तुम शांत हो जाओ और बैठो इधर। प्रतीक उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाकर बोला। आकृति ने अपना हाथ छुड़ाया और सोफे पर बैठ गई। बोलो क्या बात थी? आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। प्रतीक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और बोला, रीति, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर आकृति ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। ले जाने आए हो? मतलब? रीति, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे पता है। तुम उस आदमी के साथ खुश नहीं हो, इसीलिए तुम चलो मेरे साथ। हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ उस आदमी का साया भी हमारे प्यार पर नहीं पड़ेगा। प्रतीक बेहद प्यार से बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आकृति चिल्ला कर बोली। सही तो बोला मैंने, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम उसके साथ क्यों रहोगी? चलो मेरे साथ, कहकर उसने आकृति का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। हाथ छोड़ो प्रतीक और हद में रहो। भूलो मत मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरा पास्ट तो मानती हूँ, लेकिन आद्विक मेरा प्रेजेंट है और शायद फ्यूचर भी, इसीलिए ये बेवकूफ़ी छोड़ो और प्लीज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसने उसके हाथ से अपना हाथ झटके से खींच लिया था। उसकी इस हरकत पर प्रतीक को गुस्सा आसमान छू गया। उसे लगा था आकृति उसकी मीठी बातों में आ जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा, पर आकृति के तेवर देखकर उसे अपना खेल खराब होते दिख रहा था। प्रतीक गुस्से में पलटा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकृति के गाल पर चिपका दिया। थप्पड़ लगते ही आकृति को चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर गई।
प्रतीक को अपना प्लान फ्लॉप होता देखा तो वो गुस्से में बौखला गया। प्रतीक गुस्से में पलटा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकृति के गाल पर चिपका दिया। थप्पड़ लगते आकृति को चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर गई। उसके होंठ के पास कट लगा था और वहां से खून बहने लगा। आकृति अपने गाल पर हाथ धरे प्रतीक को हैरानी से देख रही थी। वहीं प्रतीक बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था। उसने उसका मुंह पकड़ा और दांत पीस कर बोला, ज्यादा ही बोलना आ गया है तुझे आजकल। तुझे पता है ना, मुझे ना सुनना एकदम पसंद नहीं है और आज तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू मुझे ना करेगी। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। प्रतीक ने आकृति का सिर झटका और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। आकृति जो अभी तक प्रतीक के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, वो गुस्से में भर गई और एक जोरदार लात उसकी छाती पर जमा दी। प्रतीक लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। आकृति ने टेबल पर से टेबल लैंप उठाया और उसे प्रतीक की ओर करके बोली, पास मत आना मेरे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया था। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। प्रतीक गुस्से में बौखलाकर उसकी ओर बढ़ा तो आकृति ने लैंप उसके सिर पर फेंक कर मार दिया, जिससे प्रतीक के माथे से खून निकल आया। वो चीखते हुए उसकी ओर बढ़ा। आकृति ने जैसे उसे मारने के लिए हाथ उठाया, प्रतीक ने बीच में उसका हाथ पकड़कर उसका सिर दीवार से लगा दिया। आकृति की चीख निकल गई और उसके सिर से खून की धार बहने के लिए प्रतीक ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और बोला, मुझ पर हाथ उठाया तूने, मुझ पर, अब तो तू गई। अभी इसी वक्त तेरा वो हाल करूंगा, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। पछताओगे तुम। अगर आदमी को पता चला ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी भी वक्त है, तुम चटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले प्रतीक ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर चिपका दिया था। चुप, एकदम चुप। अगर एक बार और उसका नाम लिया ना तो जबान खींच लूंगा तेरी। आई बात समझ में? और एक बात बता दे, ऐसा क्या है उस आदमी में जो मुझ में नहीं है? ज्यादा खुश करता है क्या वो तुझे? प्रतीक, वो गुस्से में चीख पड़ी, हर कोई तुम्हारे जैसा नीच और गिरा हुआ नहीं होता। आज समझ आ रहा है कि कितनी गलत थी मैं उसके लिए। अगर प्यार तुम्हारे जैसा होता है तो मुझे फक्र है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आदमी के साथ हूँ। वो बेहद गुस्से में थी। आज उसे एहसास हो रहा था क्यों आदमी उसे हमेशा प्रतीक से दूर करने की कोशिश करता था, क्यों उसने उससे जबरदस्ती शादी की। उसके बावजूद उसने हमेशा अपनी मर्यादा का ध्यान रखा, कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की, जबकि ये उसका हक था। सब सोचते हुए आकृति का सिर भारी होने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी। वहीं प्रतीक उस पर छाने लगा। जैसे प्रतीक उसके होठों की ओर बढ़ा, एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला और कोई तेजी से अंदर आया। प्रतीक संभल पाता उससे पहले एक जोरदार लात उसके मुंह पर लगी और वो बेड से नीचे जा गिरा। आकृति को इस हालत में देखकर आदमी की आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से प्रतीक के पास गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। उसके सिर पर खून सवार था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि प्रतीक को मौका ही नहीं दे रहा था पलटवार करने का। आदमी उसे जान से मार देता। अगर परी वहां नहीं आती तो, आदि रुक जा, मर जाएगा वो। परी उसे पीछे खींचते बोले, हाँ तो मर जाने दे, जीने के लायक है भी नहीं ये इंसान। इसकी तो फिर से गुस्से में अधमरी हालत में पड़े प्रतीक की ओर बढ़ा, लेकिन परी ने उसे आकृति की ओर इशारा किया। आकृति की हालत देखकर आत्विक ने खुद को शांत किया और उसके पास आ गया। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। परी ने पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से कहा तो वो लोग प्रतीक को हथकड़ी लगा कर ले गए। आदि उठ, इसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। परी ने बेहोश पड़ी आकृति की ओर देखते हुए कहा तो आत्विक ने हाँ में सिर हिलाया और उसके कपड़े ठीक करके उसे गोद में उठाकर बाहर निकल आया। मैनेजर की मदद से दोनों से पीछे के दरवाजे से बाहर लाए और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने आकृति की ड्रेसिंग की और इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ने बताया कि वो बस बेहोश थी, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो दोनों ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद आकृति को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने ही उसे आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसे देखकर उसके होंठों पर मुस्कान, चेहरे पर सुकून
दोनों आंखों में नमी तैर गई। वहीं आद्विक बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आद्विक वो बस इतना ही बोल पाए कि आद्विक अपनी जगह से उठकर बाहर निकलने लगा तो आकृति ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। आद्विक अपनी जगह पर रुक गए। आई एम सॉरी आद्विक, उसने नम आंखों के साथ कहा। आद्विक ने बिना उसकी ओर देखे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, परी ध्यान रखना इसका, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। आकृति उसे जाते हुए देखते रह गई। उसके ऐसे चले जाने से अपने दिल में एक टीस सी महसूस की उसने। आकृति ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसकी कनपट्टी पर सरक गए। ज्यादा मत सोचो, आ जाएगा थोड़ी देर में, परी उसके सर पर हाथ फेरते बोली। वो नाराज है मुझसे? आकृति रोते बोली। नहीं, बस थोड़ा सा हर्ट है, पर तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही मान जाएगा। आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर हूँ, परी ने कहा। तो आकृति ने हाँ में सिर हिलाकर आंखें बंद कर ली। परी वहीं पड़े सोफे पर बैठ गई। आद्विक ने उसे सोते देखा तो वो दरवाजे से हटकर साइड में चला गया और किसी को फोन लगाने लगा। ध्यान रहे, वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आया तो याद रखना, तुम्हारी वर्दी उतरवाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा, समझे? वो इस वक्त बेहद गुस्से में था और प्रतीक को बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। जी जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, वो नहीं आएगा बाहर, इंस्पेक्टर ने कहा। तो आदिक ने बोलकर फ़ोन काट दिया। वो वापस आकृति के रूम में आया। आकृति दवाई की वजह से सो रही थी। उसे सही देखकर आद्विक ने चैन की सांस ली और उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। एक बेहद ज़रूरी काम उसे निपटाना था। आद्विक फ़ोन पर बात करके वापस आकृति के रूम में आया। आकृति दवाई के असर की वजह से सो रही थी। उसे सही देखकर आद्विक को बहुत अच्छा लगा और वो बाहर निकल गया। एक बेहद जरूरी काम उसे निपटाना था। आद्विक सीधा आकृति के पापा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो काम्या ने दरवाजा खोला। वो उसे यहाँ अकेले देखकर बेहद खुश हुई। अरे आद्विक जी, आप यहाँ? काम्या उसे प्यार भरी नज़रों से निहारते बोली। माँ पापा कहाँ हैं तुम्हारे? आद्विक उसकी बात को इग्नोर करते बोला तो काम्या का मुंह बन गया। उसने उसे अंदर आने को बोला और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर चले गए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? सुनंदा गुस्से से फुनफुकारती हुई बाहर आए। माँ, वो आद्विक जी आए हैं, काम्या ने मुँह बनाकर कहा तो सुनंदा का चेहरा खिल गया। वो तेजी से हॉल की ओर आए। अरे दामाद जी, आप चुप, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा ये दोगला चेहरा देखने या तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं। यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा जो वो भतीजा है ना प्रतीक, जिसे तुमने मेरी आकृति के पीछे लगाया था, उसे तो बर्बाद कर चुका हूँ मैं। अब तुम्हारी बारी है। जो तुमने मेरी आकृति के साथ किया ना, उसकी सजा तो तुम्हें देकर रहूँगा मैं। रोक सकती हो तो रोक लेना। आद्विक गुस्से से भर उठा था। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सुनंदा और काम्या अंदर तक कांप गई थी। उसकी बात सुनकर दरवाजे पर आते मिस्टर मलिक के पैर ठिठक गए। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं तुम्हें? मिस्टर मलिक अंदर आते बोले। मुझे कितनी तमीज है या नहीं ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। बेहतर होगा कि आप ये तमीज अपनी पत्नी को सिखाएं। आद्विक ने उन्हें घूरते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है साफ साफ को। मिस्टर मलिक हैरान थे। आद्विक की बात सुनकर। साफ साफ सुनना है तो सुनिए। इनका भतीजा प्रतीक सौदा कर चुका था आपकी बेटी का, कहकर कुछ कागज उनकी ओर बढ़ा दिए। उसकी बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन से रख गए। मिस्टर मलिक के हाथ कांपने लगे। वो लड़खड़ाकर गिरने लगे तो आद्विक ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया। इतने में ही बौखला गई मलिक साहब। अभी तो और सुनिए। इस काम में वो अकेला नहीं था। आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी भी इसमें उसका साथ दे रही थी, आद्विक ने कहा। तो एक जोर का झटका लगा सबको। काम्या और मिस्टर मलिक हैरानी से उन्हें देख रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी मम्मा कभी ऐसा नहीं कर सकती। काम्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। अपनी प्यारी माँ से ही पूछ लो। आद्विक टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला। माँ ये झूठ है ना? ये ऐसा कुछ नहीं है ना? बोलो, इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, बोलिए ना माँ। ये
सब झूठ है, काम्या रोते हुए पूछ रही थी। लेकिन सुनंदा अपना सिर झुका शांत खड़ी थी। मिस्टर मलिक गुस्से में सोफे से उठे और जोरदार थप्पड़ सुनंदा के गाल पर जड़ दिया। मेरी बात तो चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जबान से एक शब्द भी मत निकालना। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। जिस बच्ची ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, उसी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मर गई तुम मेरे लिए, कहकर मिस्टर मलिक चेहरा फेर कर खड़े हो गए। सुनंदा काम्या की ओर बढ़ी तो काम्या दूर हटते बोली, प्लीज दूर रहिए मुझसे, आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कभी इस हद तक गिर ही नहीं सकती। आपको एक औरत होते हुए ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आज से आपकी ये बेटी भी मर गई है आपके लिए। काम्या ने गुस्से से उन्हें कहा, फिर आदमी की ओर पलट कर बोली, मेरी माँ ने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है कोई, फिर भी मैं उनके किए कि आपसे माफ़ी मांगती हूँ जीजू। क्या आप प्लीज़ दी से मिला सकते हो? मुझे एक बार उनसे मिलना है प्लीज़। उसकी बात सुनकर आदविक ने हाँ में सिर हिला दिया और काम्या और मिस्टर मलिक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सुनंदा सिर पकड़कर फर्श पर बैठकर रो पड़ी। जिस बेटी के लिए उसने ये सब किया, उसी बेटी ने आज उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया था। एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था उसने। आदविक उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आया। दोनों को आकृति के कमरे में भेजकर वो बाहर ही रुक गया। आकृति के सिर पर पट्टी देकर मिस्टर मलिक की आंखों में नमी उतर आई। उसकी ऐसी हालत देखकर काम्या भी रो पड़ी थी। मिस्टर मलिक ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो आकृति ने अपनी आंखें खोल ली। उन्हें सामने देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। पापा आप? वो उठने को हुई तो मिस्टर मलिक ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तभी मैंने तुझसे मुंह फेर लिया और तुझे उस औरत के हाथों सौंप दिया। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। आकृति ने उनके हाथ नीचे करके कहा तो मिस्टर मलिक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद आकृति की नज़र काम्या पर गई जो न आंखों से उसे ही देख रही थी। उसने अपने पापा की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। आकृति ने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। काम्या तेजी से उसके पास आई और उसकी बाहों में सिमट गई। आई एम सॉरी दी, काम्या रोते हुए बोली तो आकृति ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। काम्या की आंखों से आंसू बह निकले। गेट पर लगे ग्लास से आदविक ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। थोड़ी देर बाद सब बैठकर बातें करने लगे, लेकिन आकृति यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन जिसका उसे इंतजार था वो तो जैसे उससे छिपा बैठा था। आदविक ने आने से आकृति उदास और बेचैन हो गई। उसकी आंखें तरस रही थी उसे एक बार देखने को। आदविक उससे बात नहीं कर रहा था। शमिता जो उसका बहुत ख्याल रख रही थी, परी भी रोज शाम को उससे मिलने आती थी। मिस्टर मलिक और काम्या भी उससे मिलने आते, लेकिन आदविक अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। आकृति जब भी उसे बात करने की कोशिश करती, आदविक कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। ऐसे ही 5-6 दिन निकल गए थे, लेकिन आदविक की नाराजगी कम नहीं हुई। खत्म होना तो दूर की बात, अब तो आकृति को खींच होने लगी थी। आदविक बाथरूम से बाहर आया तो देखा आकृति ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। आदविक ने कुछ पल उसे देखा और फिर सिर झटक कर बाहर निकलने लगा, पर आकृति ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। आदविक के कदम वहीं रुक गए, पर वो पलटा नहीं। आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आकृति ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे घूरा तो आकृति ने मुस्कुराकर सिंदूर की डिब्बी उसके सामने कर दी। आदविक ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकलने लगा। कहाँ जा रही हो? अपना काम पूरा करके जा। आकृति फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रास्ता छोड़ो मेरा, बहुत काम है मुझे, आदविक ने कहा और साइड होने लगा। आकृति फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सुनो ना, कब तक ऐसे नाराज रहोगे? हो गई गलती मुझसे, माफ़ी मांग रही हूँ ना मैं, एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। अब छोड़ो ना ये नखरे प्लीज़, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे, प्लीज़ मान जाओ। आगे से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, प्रॉमिस। आकृति ने उसका हाथ थाम कर कहा। उसकी बात पर आदविक को गुस्सा आ गया। उसने आकृति को कंधे से पकड़ा और पलटकर दीवार से सटा दिया। कुछ हुआ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें पता भी है तुम्हें उस हालत में
देखकर क्या बीत रही थी मुझ पर। मन कर रहा था सारी दुनिया में आग लगा दूं। एक एक पल मैंने कैसे काटा है बस मैं जानता हूँ, पर तुम ये कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी होती है तो करो मन की, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें कभी। आद्विक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब आकृति अचानक से उसके गले लग गई। आकृति ने उसे कस के पाँव में भरा हुआ था और उसकी पीठ को सहला रही थी। उसके प्रेम भरे स्पर्श को पाकर आद्विक शांत हो गया। आज आकृति ने खुद से कोई पहल की थी। उसके गले लगकर आद्विक को एक सुकून सा महसूस हुआ, मानो उसके जलते दिल पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। आई एम सॉरी आद्विक, आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मैं। बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसे नाराज़ मत रहो ना। तुम नाराज़ होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया मुझसे रूठ गई हो। प्लीज़ मान जाओ। आकृति उसके सीने से लगे हुए बोली तो आद्विक पिघलने लगा। उसने उसे खुद से दूर किया और बोला, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, बस हर्ट हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया इतने दिन बाद भी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो शायद तुम एक बार मुझे बताना ज़रूरी समझती। खैर छोड़ो, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, आकर बात करता हूँ, ख्याल रखना अपना। उसने आकृति के गाल थपथपाए और बाहर निकलने लगा तो आकृति ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। आद्विक ने मुड़कर देखा तो आकृति ने सिंदूर उसकी ओर बढ़ा दिया। जिस दिन पूरे मन से यह हक मुझे दे दोगी उस दिन यह अधूरा काम भी पूरा कर दूंगा, आद्विक ने कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया आकृति के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू। हे आकृति, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आकृति ने परी को कॉल किया तो परी कॉल उठाते हुए बोली, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आकृति ने पूछा। एकदम मस्त। तुम बताओ तुमने कैसे याद किया मुझे? कुछ काम था क्या? परी ने अपने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्यों, अगर कुछ काम होगा तो ही तुमसे बात कर सकती हूँ क्या मैं? आकृति ने कहा तो परी हंस पड़ी। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी बात कर सकती हो, पर अभी तुम्हें बहुत ज़रूरी काम है तो वो बोलो। परी ने हंसकर कहा तो आकृति भी हंस पड़ी। क्या हम मिल सकते हैं? आकृति थोड़ी देर चुप रहकर बोली, हाँ बिल्कुल, बोलो कब मिलना है? अभी तुम घर आ सकती हो? ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रही हूँ, परी ने कहा तो आकृति ने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। परी ने वीसी से बात की और आद्विक के घर के लिए निकल गई। बताओ क्या बात थी? करीब 1 घंटे बाद परी आकृति के सामने बैठी हुई थी। मुझे सब जानना है, आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। किस बारे में? परी अनजान बनते बोली, तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, आकृति ने कहा तो परी मुस्कुरा उठी। बोलो क्या जानना है? सब कुछ, आद्विक के बारे में, प्रतीक के बारे में, सब कुछ। आकृति आज सब कुछ जान लेना चाहती थी। उसकी बात सुनकर परी ने उसे बताना शुरू किया। 3 साल पहले आद्विक ने परी के पापा के कॉलेज में एडमिशन लिया था MBA करने के लिए। परी और आद्विक बचपन के दोस्त थे। उसी कॉलेज में आकृति ने एडमिशन लिया था होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए। आद्विक ने जब पहली बार आकृति को देखा था तभी दिल हार बैठा था। आकृति दिखने में जितनी सीधी सादी थी, पढ़ाई में उतनी ही तेज, साथ ही बाकी की एक्टिविटीज में भी काफी सक्रिय थी। हर दिन के आकृति के लिए आद्विक का झुकाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन आकृति इन सब से अनजान ही थी। वो कभी किसी पर ध्यान ही नहीं देती थी, हमेशा किताबों में घुसी रहती। इस बीच प्रतीक की नज़र आकृति पर पड़ चुकी थी, क्योंकि वो आकृति की ही क्लास में था तो कभी कभी दोनों की बातें हो जाती। एक बार कॉलेज से कुछ गिने चुने बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाया गया, जिसमें आकृति, आद्विक और परी भी थे। इसी ट्रिप के दौरान आद्विक और आकृति की दोस्ती धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और आकृति भी आद्विक के साथ सहज होने लगी, उसके साथ खुद को महफूज करने लगी। दूसरी ओर प्रतीक को आकृति भा गई थी तो वो भी उससे दोस्ती करना चाहता था। आकृति की नज़रों में वो खुद को हमेशा एक अच्छा इंसान, सबकी मदद करने वाला दिखाता। उसकी इन्हीं दिखावे की अच्छाइयों से आकृति प्रतीक की ओर झुकने लगी थी। प्रतीक उसका हमेशा बहुत ख्याल रखता, उसकी बहुत मदद करता। आकृति को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा।
वो कहते हैं ना, जिस बच्चे को अपने घर में प्यार ना मिला हो, उसे बाहर अगर कोई थोड़ा सा झूठा प्यार भी दिखा दे तो वो शख्स को अपना मानने लगता है। यही आकृति के साथ भी हुआ। अपने घर में हमेशा प्यार के लिए तरसती थी वो, और जब प्रतीक का एक्स्ट्रा प्यार मिलने लगा तो वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाई और प्रतीक से प्यार कर बैठी। अब वो हर पल बस प्रतीक के साथ रहना चाहती। एक पल को भी प्रतीक उससे दूर होता तो वो बेचैन हो उठती। एक दिन परी के बहुत कहने पर आद्विक आकृति को प्रपोज करने के लिए तैयार हो गया। वो सुबह सुबह तैयार होकर एक गुलाब के फूल का गुलदस्ता और एक प्यारी सी रिंग लेकर कॉलेज पहुंचा। उसने परी से कहकर आकृति को गार्डन में बुलाया और जब वो वहां पहुंची तो लगा मानो किसी ने उसका दिल को मुट्ठी में पकड़कर दबा दिया हो। सामने प्रतीक घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में अंगूठी पकड़ी हुई थी और आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए थे, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हो रहा। उधर प्रतीक ने आकृति को प्रपोज किया तो आकृति ने बिना देर किए हाँ कर दी। आद्विक की आंखों में नमी तैर गई। उसके हाथ से गुलदस्ता छूटकर नीचे गिर गया। प्रतीक ने उठकर आकृति को गले लगा लिया। आकृति भी प्यार से उसकी बाहों में सिमट गई। आकृति के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी खुश है। आद्विक को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल भारी होने लगा। अब यहाँ खड़ा होना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। जैसे ही पलटा, सामने ही उसे परी मिल गई। आद्विक ने उसे देखा और फीका सा मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसकी मुस्कुराहट परी से चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना ही किस्मत का मजाक उड़ाकर रह गया। परी वो दोस्ती ही क्या जो अपने दोस्त की हंसी के पीछे के दर्द को ना समझ सके। परी ने भी देख लिया था उसके अनदेखे आंसू। वो जानती थी इन सब के बाद आद्विक पूरी तरह टूट गया था। उस दिन के बाद आद्विक ने खुद को आकृति से दूर कर लिया। उसकी खुशी के लिए उसने अपने प्यार का गला तो घोंट दिया, पर जब भी वो आकृति को प्रतीक के साथ देखा उसके दिल में चुभन सी महसूस होती। ऐसा लगता मानो किसी टूटे हुए कांच का किरचा उसके दिल और चुभा रहा हो। पर उसने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। वो बस खुद में घुटता रहा, ना अपना दर्द किसी को बता पा रहा था और ना सह पा रहा था। परी, क्या वो सच में मुझसे? आकृति को यकीन नहीं हो रहा था कि आद्विक उससे प्यार करता था और उसे कभी पता ही नहीं चला, चलता भी कैसे। प्रतीक के अलावा उसने कभी किसी और पर ध्यान ही कहाँ दिया था। आद्विक को उसने हमेशा ही अपना दोस्त माना था। उसे कभी नहीं लगा कि आद्विक के दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी हो सकती हैं। हाँ, आद्विक तुमसे बहुत प्यार करता है आकृति, बस तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हो गया था। परी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा तो आकृति की आंखें छलक गई। उसे अफसोस था कि उसने अपने आंखों के धोखे के लिए किसी का सच्चा प्यार नहीं देखा। मुझे मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ, आकृति सिसकते हुए बोली। परी ने उसे शांत कराया और फिर से बताना शुरू किया। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हो गया। प्रतीक और आकृति काफी करीब आ गए थे और आद्विक ने खुद को अपने काम में झोंक दिया था। खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि उसे किसी से मिलने तक की फुर्सत नहीं थी। परी उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस उसका साथ दे सकती, जो उसने दिया भी हर कदम पर। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कुछ महीने पहले ही परी ने प्रतीक को किसी लड़की के साथ बहुत क्लोज देखा था। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसने तुरंत आद्विक को खबर की। ये बात सुनकर आद्विक का माथा ठनका। उसे आकृति की फिक्र होने लगी थी। आद्विक ने प्रतीक के पीछे कुछ आदमी लगाए जो उसकी पल पल की खबर आद्विक को देते थे। उन्हीं से उसे पता चला कि प्रतीक का सिर्फ एक लड़की से नहीं बल्कि कई से संबंध है, और सिर्फ संबंध ही नहीं, उसके कई लड़कियों से फेक मैरिज की हुई थी। वो उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता और उनसे शादी करके कुछ दिन बाद उन्हें गायब कर देता। उसकी ऐसी गिरी हुई हरकतों के बारे में सुनकर आद्विक का खून खौल उठा, पर उससे भी ज़्यादा से आकृति की फिक्र हो रही थी। आखिर प्यार करता था वो उसे, ऐसे अपनी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता था वो? क्या सोच रहा है आदि? परी ने आद्विक को सोच में डूबा देकर कहा, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। प्रतीक ने कहा, पर तू करेगा क्या? पता नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा, पर जल्दी ही, आद्विक ने कहा और सोच में डूब गया। आकृति को सच बता दे, परी ने सुझाव दिया। नहीं, वो कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। तो जानती है ना वो कितना प्यार करती है उससे। उसकी हर सही गलत बात पर आंख बंद करके भरोसा करती है वो। तब एक ही रास्ता है आकृति को उस राक्षस से बचाने का, परी ने कुछ सोचते हुए कहा। तो आद्विक ने उसकी ओर देखा। ओए वो क्या,
तेरी और आकृति की शादी। परी ने कहा। तो आद्विक झटके से अपनी जगह से उठ गया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? उसकी बात से आद्विक बौखला गया था। और कोई रास्ता है तेरे पास उसे बचाने का? परी ने उसे घूरा तो वह ना में सिर हिलाते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ गया। परी उठकर उसके पास आई और उसकी पीठ सहलाते बोली, देख भाई, और कोई रास्ता नहीं है। दूर रखकर कब तक तो उसे महफूज रख पाएगा? उसे कभी ना कभी तो वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो तेरे साथ रहेगी तो हमेशा महफूज रहेगी, तेरी नज़रों के सामने रहेगी और उस कमीने की भी हिम्मत नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठाने की। लेकिन वो नहीं मानेगी। आदमी को उसकी बात समझ आ रही थी। नहीं मानेगी तो मना लेंगे ना। और तू वो सब मुझ पर छोड़ दे, तू बस शादी की तैयारी कर। अभी जाकर कोर्ट में सब सेटल कर। आकृति को मैं देखती हूँ। परी ने कहा। तो आद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बस किसी भी कीमत पर आकृति को महफूज रखना चाहता था। उसके लिए उसे जो करना पड़े वो तैयार था। अगले ही दिन परी के कहने पर आद्विक ने सार्थक को उठा लिया था और उसने आकृति को कॉल करके एक पार्क में मिलने बुलाया और उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे आद्विक से शादी करनी पड़ेगी। आद्विक जानता था ये सब के बाद आकृति उसे नफरत करेगी, पर उसे उसकी नफरत भी मंजूर थी। उसे आकृति बस सही सलामत चाहिए थी, फिर उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। शादी के बाद जब भी उसे अपनी आंखों में खुद के लिए नफरत दिखाई देती, उसका सीना छलनी हो जाता, दिल चीख चीख कर रो पड़ता। उसका प्यार उसके साथ था, उसके पास था, फिर भी दूर था, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसी के आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर तड़प उठता, लेकिन उसने इस बात का एहसास भी आकृति को नहीं होने दिया। वो उसके साथ हंसता मुस्कुराता, उसे परेशान करता, लेकिन भीतर से वो हर दिन के साथ और ज़्यादा टूट रहा था। आकृति को प्रतीक के लिए रोते देखकर उसके दिल पर क्या बीती थी ये बस वो जानता था। उसने आकृति को कभी एहसास नहीं कराया, ना अपनी मोहब्बत का ना अपने दर्द का। कहकर परी चुप हो गई। आदमी की तकलीफ सुनाते सुनाते परी की आंखों में भी नमी उतर आई थी। वहीं आकृति अपने मुंह पर हाथ धरे रो पड़ी थी। आदमी को तकलीफ उसे बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी, पर उसे उसकी तकलीफ का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कितना कुछ झेला था आद्विक ने उसे बचाने के लिए। उसकी नफरत तक मंजूर थी उसे। हर दिन के ताने भी उसने हंसकर सहे थे। उसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार किया। उसने हमेशा उसे प्यार करता रहा, प्यार के बदले प्यार पाने की चाहत रखे बिना। आकृति देखो, जो भी होना था वो हो चुका, अच्छा बुरा सब कुछ। अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आद्विक तुमसे बहुत प्यार करता है, पर तुम्हारी मर्जी के बिना तुम पर कभी हक नहीं जताएगा वो, और ना कभी अपने प्यार का इजहार करेगा। वो सारी जिंदगी ऐसी अकेले रह लेगा, पर तुमसे कभी नहीं कहेगा। तुम्हारी जिंदगी है, जो भी फैसला लो अच्छी तरह सोच समझ कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। परी ने कहा। तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना, परी ने कहा और उठकर चल दी। परी आकृति ने उसे आवाज़ दी तो वो पलटकर उसे देखने लगी। तुमसे एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो। तुम और आद्विक, मतलब वो, मेरे कहने का मतलब है कि आकृति को समझ आ रहा था कि वो क्या कह रही है। परी उसे ऐसे हकलाते देखकर मुस्कुरा उठी। आद्विक मेरे लिए भाई जैसा है, तो कोई भी फालतू बात अपने दिमाग में मत लाओ। परी ने कहा। तो आकृति के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसे उन पर कोई शक नहीं था, पर एक डर था मन में जो अब निकल गया था। ख्याल रखना अपना, बाय, कहकर परी वहां से चली गई। आकृति कुछ सोचकर अपने कमरे में आ गई। उसने कपबोर्ड खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक काले रंग की साड़ी थी। आकृति ने उसे अपने हाथ में लिया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि जब वो दोनों पहली बार शॉपिंग के लिए गए तो आदमी कितने प्यार से उसे लेकर आया था और उसने उसे खोलकर देखा तक नहीं था। अब और नहीं आदमी, बहुत तकलीफ सह चुके हो तुम। अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां मिलेंगी, तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी तुम्हें मिलेगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपनी सारी तकलीफ भूल जाओगे। आई लव यू आदमी, आई रियली लव यू, कहकर आकृति ने उसका फोटो चूम लिया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने वो साड़ी बेड पर रखी और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो काम्या का फ़ोन था। वो आज उसके पास आने को बोल रही थी, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि आज उसे एक बहुत ज़रूरी काम है, तो वो कल आ जाए। काम्या ने भी ज़्यादा जिद नहीं की और फ़ोन रख दिया।
आकृति ने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और आदमी का नाम क्रूर सिंह से सेव किया था। उसने उसे चेंज ना करके बस उसके आगे एक दिल की इमोजी लगा दी। उसने समय देखा तो बज रहे थे। आदमी को आने में अभी कम से कम 4 घंटे थे, क्योंकि आज आकृति घर पर अकेली रही तो शमिता जी ने आदमी को सख्त आदेश दिया था कि वो टाइम से घर आ जाए। आकृति तेजी से नीचे आई और घर में काम करने वाले बबलू को कुछ रुपए देकर बाजार भेज दिया कुछ सामान लाने को, और खुद किचन में आ गई। सबसे पहले उसने एक केक ऑर्डर किया, क्योंकि इतनी जल्दी केक घर में नहीं बन सकता था, और खुद खाने की तैयारी में जुट गई। 5 बजे तक उसने सारा काम निपटा दिया था। बबलू भी सामान लेकर आ गया था। बबलू भैया, आप सब घर चले जाइए, आकृति ने घर में काम करने वालों से कहा। लेकिन भाभी, आप अकेले कैसे रहोगे? भैया भी नहीं है अभी। बबलू को आकृति की चिंता थी। आपके भैया आने वाले हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए, आकृति ने कहा। तो सब सिर हिलाकर चले गए। आकृति ने तेजी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। वो गार्डन में गई और जो सामान उसने बबलू से मंगाया था उसका इस्तेमाल करने लगी। तकरीबन 1 घंटे में सब सेट हो गया था। आदमी के भी आने का समय हो रहा था तो वो अपने कमरे में चली गई और तैयार होने लगी। आज वो पूरे मन से आदमी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में आदमी के लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। आज वो आदि के सारे हक उसको दे देना चाहती थी। आकृति रेडी हुई और आदमी के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए और एक पेपर पर कुछ लिखकर उसे आदमी के कपड़ों पर रखकर नीचे आ गई। वो नीचे आई ही थी कि गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो जल्दी से लाइट बंद करके पिलर के पीछे छिप गई। आदमी गाड़ी से उतरा तो घर में अंधेरा देखकर हैरान रह गया। ये इतना अंधेरा क्यों है आज? उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और अंदर आ गया। अंदर आकर उसने लाइट जलाई पर बस हॉल के नाइट बल्ब जले। आद्विक ने आकृति को आवाज़ लगाई पर वो नहीं बोली। वो घबराकर आकृति को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके फ़ोन में बीप बजी। देखा तो आकृति का मैसेज था। वो देखकर थोड़ा चौंक सा गया। ये मैसेज तभी उसने देखा, मैसेज में लिखा था, रूम में आ जाओ। उसका मैसेज पढ़कर वो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ गया। वहां जाकर देखा तो बेड पर उसके कपड़े रखे हुए थे पर आकृति कहीं नहीं थी। आकृति, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, बहुत हो गया। कहते कहते वो चुप हो गया जब उसकी नज़र बेड पर रखे कागज़ पर गई। कागज़ देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से कागज़ पकड़ा और पढ़ने लगा। अरे अरे, शान शान शान, कहीं नहीं गई हूँ मैं, यहीं हूँ। ये कागज़ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारी आकृति। तुम्हारी आकृति। ये शब्द उसके मन को गुदगुदा गया। उसने कई बार इस शब्द को पढ़ा। उसने कागज़ का बोर्ड में रखा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आया। बाहर से आती रोशनी से उसके कदम अपने आप बाहर की ओर बढ़ गए। वो बाहर आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा गार्डन रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। गार्डन के बीचों बीच बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई थी। 2 कुर्सी और मेज रखे हुए थे। वहीं आकृति काली साड़ी पहने आद्विक की ओर पीट के खड़ी थी। आद्विक धीमे कदमों से उसके पास आया तो आकृति के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये सब क्या है? आद्विक ने पूछा तो आकृति उसकी ओर पलट कर बोली, तुम्हारी शिकायतें दूर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लेकिन आद्विक ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तो बस मुंह फाड़ कर आकृति को ताड़े जा रहा था। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि आद्विक के लिए उससे नजरें हटाना बेहद मुश्किल हो रहा था। आकृति ने उसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर आद्विक झेप गया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा उठा। डांस प्लीज। आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो आद्विक ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। आकृति ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिए और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके और करीब आ गई। वहीं आद्विक हैरान था उसकी इस पहल से, पर मन ही मन उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। आकृति ने अपने फ़ोन से म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट किया था और रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया और दोनों डांस करने लगे और साथ साथ गाने के बोल गुनगुना भी रहे थे। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है, थोड़ा थोड़ा शोर है मेरे दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। थोड़ी ही देर में आद्विक का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन जेब से निकाला और जैसे ही उठने को हुआ आकृति ने उसके हाथ
हाथ से फ़ोन छीन ली कर स्विच ऑफ कर दिया और मेज पर रख दिया। तुमसे मिली तो यूं लगा खुद से हुई हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे ख़त्म तुझ पे शुरू। तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुई मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे ख़त्म तुझ पे शुरू। दिल की सारी ज़मीन पे तेरा सजदा मैं करूँ, आजा मेरे माही खुद को तुझसे मैं जोड़ दूँ। मेरी चाहत कबूल है। आकृति ने उसके होठों पर उंगली रखकर अरे चुप करा दिया। आज का दिन बस हमारा है, बाकी किसी को आज हमारे बीच आने की इजाज़त नहीं है, समझे? आकृति ने कहा तो आद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों फिर से डांस करने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे कि कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। गाना बंद हुआ तो आकृति ने आद्विक के सीने पर अपना सिर टिका दिया। आद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आद्विक मुझे तुमसे कुछ कहना था। आकृति उसके सीने से सिर टिकाए बोली बोलो। आद्विक ने सुकून से अपनी आंखें बंद की हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक अभी भी चल रहा था। आद्विक हल्का सा घूमा और टेबल से लगकर खड़ा हो गया। आकृति अभी भी उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो मैं ये बोल रही थी कि आकृति के शब्द अधूरे रह गए जब आद्विक के मुंह से एक तेज आह निकली और वो उसके कंधे की ओर लुढ़क गया। आद्विक आद्विक क्या हुआ? उसने उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहा। आकृति बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो बोली। आद्विक का चेहरा लाल पड़ गया था, वो पूरा पसीने पसीने हो गया था। आकृति ने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो उसे अपने हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने हाथ हटाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। आद्विक आद्विक उठो, कौन है? किसने किया है ये? आकृति पूरी तरह बिलक रही थी। आद्विक की सांसें उखड़ने लगी। आकृति का ध्यान उस पर गया तो उसने खुद को संभाला और आद्विक को सहारा देकर गाड़ी में बैठा दिया। दोनों के कपड़े खून में सन चुके थे। वो भागते हुए अंदर आए और गाड़ी की चाबी लेकर आए। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की ओर मुड़ गई। उसके निकलते ही पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। पुलिस वाले अंदर आए लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। एक हवलदार घूमते हुए गार्डन में आया। उसे वहां खून के धब्बे दिखाई दिए तो उसने चीख कर बाकी सबको बुलाया। जरूर वो लोग हॉस्पिटल ही गए होंगे, चलो जल्दी, इंस्पेक्टर ने कहा और वो लोग भी जल्दी से वहां से निकल गए थे। आकृति रोते हुए गाड़ी भगाए जा रही थी। वो आज बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। साथ साथ वो आद्विक की आंखें खुली रखने को बोल रही थी। आद्विक सुनो, आंखें आंखें खुली रखो तुम, हम बस पहुंच ही रहे हैं, बस थोड़ी देर और। आद्विक दर्द से बेहाल था। खून अभी भी बहुत बह रहा था। उसने आकृति को देखा जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार और उसे खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो दर्द में भी मुस्कुरा उठा। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि आकृति भी उससे प्यार करे, पर दिल में एक चाहत जरूर थी उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखने। और आज जब वो चाहत पूरी हो रही थी तो वो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहा था। आकृति गाड़ी भगाए जा रही थी। इस बीच कई बार वो टकराने से बची। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी। आकृति भागते हुए अंदर गई। कुछ ही देर बाद तो वार्ड बॉय उसके साथ बाहर आए और आद्विक को अंदर ले गए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ मेरे आद्विक को बचा लीजिए, प्लीज़। आप पैसे की फिक्र मत करिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, बस आप उसे ठीक कर दीजिए। आकृति ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर ने उसे सब ठीक होने के दिलासा दिया और ओटी में चले गए। आकृति रोते हुए वहाँ पर पड़ी बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई। आकृति ने उन्हें बताया, आप जल्द से जल्द पता लगाइए ये किसने किया है। आकृति गुस्से से उबल रही थी। वो मैम, हमें शक है कि ये काम प्रतीक ने किया है, इंस्पेक्टर ने कहा। तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कैसे कर सकता है? वो तो जेल में है ना? नहीं, वो जेल से फरार हो गया है। यही बताने के लिए हम कब से मिस्टर शेखावत को कॉल कर रहे थे पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आकृति ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। कैसे कैसे फरार हो गया? करते क्या हैं आप लोग? एक बात सुन लीजिए, अगर मेरे आदमी को कुछ हुआ तो आप सबकी वर्दी उतरवा दूंगी, समझे आप? जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ो, 24 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान मुझे जेल में चाहिए। आकृति गुस्से में चीख पड़ी थी। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया
और वहां से चला गया। आकृति दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर बेंच पर बैठ गई। अंदर आद्विक का ऑपरेशन चल रहा था। उसकी पीठ में कंधे के पास गोली धंसी थी, जिसे निकालने में डॉक्टर को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ज्यादा खून बहने की वजह से गोली निकालने में और ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। उन्हें देखते ही आकृति उनके पास आए। कैसे हैं वो ठीक तो है ना? वो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर को देख रही थी। रिलैक्स मिसेस शेखावत, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मिस्टर शेखावत अब ठीक है, गोली निकाल दी गई है, बस ज़्यादा खून बहने की वजह से वीकनेस है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा। तो आकृति ने चैन की सांस ली। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम कब से यहाँ अकेली हो? घर से किसी को बुला लो। डॉक्टर की बात सुनकर आकृति को शमिता जी और परी का ध्यान आया। वो सोच रही थी कि शमिता जी को बताया या नहीं, पर फिर शमिता जी की तबीयत का सोचकर उसने अपने पापा को कॉल लगा दिया। उनसे बात करके उसने परी को भी कॉल कर दिया। कुछ ही देर में मिस्टर मलिक हॉस्पिटल पहुंच गए। उनके पीछे पीछे परी भी वहां आ गई। कैसा है वो अब? परी परेशान होते बोली। आकृति ने बस हाँ में सिर हिला दिया और परी के गले लगकर रो पड़ी। अब तक उसने खुद को कैसे संभाला हुआ था, ये बस वो जानती थी, पर अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पिछले 4 घंटे कितने भारी गुजरे थे उसके लिए। हर बीतते पल के साथ उसकी सांसें अटक रही थी। परी उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत होने को बोल रही थी। कुछ देर बाद वो शांत हुई तो परी ने उसे पानी देकर कहा, ठीक हो? आकृति ने पानी पीकर हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर मलिक का फ़ोन बजा तो वो साइड में चले गए। ये सब हुआ कैसे? परी ने पूछा तो आकृति ने उन्हें सब बता दिया। पर ये किसने किया? प्रतीक ने। क्या? पर कैसे? परी हैरान थी उसकी बात पर। इंस्पेक्टर ने बताया, फरार हो गया है जेल से, पर अब उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी। अब मैं पुलिस के भरोसे नहीं रह सकती, जो करना होगा मुझे ही करना होगा। आकृति ने गुस्से में कहा, पर तुम करने क्या वाली हो? परी ने कहा। तो आकृति ने उसकी ओर देखा, साथ दोगी मेरा? आदि के लिए कुछ भी। परी ने उसके हाथ की ओर अपना हाथ रख दिया। पापा आप यहाँ पर हो, क्या हम आ सकते हैं थोड़ी देर में? आकृति ने मिस्टर मलिक के पास आकर कहा, हाँ बेटा तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। उनकी बात सुनकर दोनों वहाँ से निकल गए। पर वो मिलेगा कहाँ? परी काफ़ी हद तक समझ गई थी कि वो क्या करना चाहती है। मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगा, उसने कहा और गाड़ी में बैठ गई। परी भी आकर गाड़ी में बैठी और आकृति ने गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के बाहर एक छोटे से घर के पास आकर रुकी। आसपास बस 1-2 घर ही थे, बाकी पूरी जगह सुनसान पड़ी हुई थी। दोनों गाड़ी से उतरी और घर की ओर बढ़ गई। आकृति ने बैल बजाई। बैल की आवाज़ सुनकर कमरे में बैठकर दारू पी रहे प्रतीक के कान खड़े हो गए। अरे आ रहा हूँ यार, एक तो साले ने इतनी देर लगा दी, पहले की सारी उतर गई, अब घंटी बजाया जा रहा है। साले तू रुक, तेरी खोपड़ी को लटका देना है मैंने एक घंटी के साथ ही। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो नशे में इतना धुत था कि उसके पैर भी उल्टे सीधे पड़ रहे थे। क्यों मर रहा है बे? उसने दरवाजा खोल कर कहा तो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। मुक्का लगते ही वो लड़खड़ा गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। अबे कौन है? किसकी मौत? लेकिन आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि दरवाजे पर आकृति और परी खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उन्हें देखकर कुछ पल को तो प्रतीक कांप गया, लेकिन अगले ही पल बेशर्मी से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर दोनों के तन बदन में आग लग गई। क्या हुआ? लुढ़क गया क्या वो तुम्हारा प्यारा पति? हाँ हाँ हाँ, जाना ही था उसे तो, अब तुम्हें मुझसे छीना था। उसने तो सजा मिलनी ही थी ना। वैसे एक राज की बात बताऊं, वो गोली उसके लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। वो क्या है ना, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती उसे मैं किसी का नहीं होने देता। पर वो एक बार फिर बीच में आ गया, प्रतीक ने लड़खड़ाती जबान में कहा। तो आकृति की मुट्ठी कस गई। एक बार फिर आद्विक ने उसे बचा लिया, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आखिर तुम एक बार फिर वापस आ ही गई। मैं समझता हूँ जवाब
जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे ना, तुम्हारी भी तो ज़रूरतें होंगी ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें खुश कर दूंगा। प्रतीक बेशर्मी से मुस्कुराते बोला। तो आकृति गुस्से में आगे बढ़ी और उसका सिर पकड़कर दीवार से लड़ा दिया। एक तेज खून का फव्वारा उसके सिर से छूट गया। आज तक तुम्हारी हर बात सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया और अब मेरे मन में तुम्हारे लिए बस नफरत है, बस नफरत, कहकर उसने एक बार फिर उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। प्रतीक दर्द से चीख पड़ा। अब तक बात मुझ पर थी, मैं सह गई, पर आज तुमने आद्विक पर हमला कर दिया, उसे जान से मारने की कोशिश की। ये मैं कभी नहीं सह सकती, क्योंकि प्यार करती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और कोई मेरे प्यार की ओर नज़र उठाए भी ये मुझे मंजूर नहीं है। आकृति ने उसके कंधे में चाकू घोंप दिया। प्रतीक दर्द से बिलबिला उठा। आकृति उसके कंधे में धंसे चाकू को गोल गोल घुमाने लगी। परी ने जब सुना कि वो आद्विक से प्यार करती है तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसके दोस्त की, उसके भाई की तपस्या सफल हो गई थी। उसका प्यार अब एक तरफा नहीं रह गया था, उसे उसका प्यार मिल गया था। वो बेहद खुश थी आज, इतनी खुश कि खुशी के मारे उसकी आंखें चल गई। एक वही तो थी आद्विक के हर दर्द की गवाह। उसने कभी उससे कहा नहीं, पर दर्द में तड़पते देखा था उसने उसे। आज उस दर्द से उसे आज़ादी मिल गई थी। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की ज़िंदगी से, उनकी इज्जत से खेलने का। आज तुझे इसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि तू कभी किसी लड़की के पास नहीं जा पाएगा, आकृति ने कहा, और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंप दिया और बुरी तरह घुमा दिया। प्रतीक दर्द के मारे बेहोश हो गया। आकृति उसके चेहरे पर लात जमाते हुए चिल्लाई, अभी कैसे मर गए? इतनी जल्दी नहीं मर सकते तुम, अभी तो बहुत से हिसाब चुकाने हैं। उठ नामर्द कहीं के, उठ। परी ने आकर उसे पीछे से खींचा और अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते आकृति रो पड़ी। तब तक पुलिस भी वहां आ गई। परी पहले ही पुलिस को खबर कर चुकी थी। देखो जरा, जिंदा है या मर गया, इंस्पेक्टर ने कहा। तो हवलदार ने चेक करके बताया कि अभी उसकी सांसें चल रही थी। इंस्पेक्टर ने जल्दी उसे गाड़ी में डालने का आदेश दिया। ध्यान रहे इंस्पेक्टर, इन सब में मेरे परिवार का नाम नहीं आना चाहिए, परी ने कहा। तो इंस्पेक्टर उसे आश्वस्त करते बोला, डोंट वरी मिस चौहान, इसमें किसी का नाम नहीं आएगा। थैंक यू, परी ने उसका आभार व्यक्त किया और पुलिस वहां से चले गई। वे दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सुबह हो चुकी थी। आद्विक अभी भी नींद में था। सुबह से कई बार शमिता जी का कॉल आ चुका था। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कल रात से ही, लेकिन परी ने उन्हें यह कहकर समझा दिया था कि आकृति और आद्विक उसके साथ है और वो तीनों किसी पार्टी में आए हैं। आकृति ने भी उनसे बात की और अपने ठीक होने की जानकारी दी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने जल्दी दोनों को घर आने को बोला। आकृति ने ठीक है बोलकर फोन रख दिया। आद्विक को होश आ चुका था। परी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ए मोटी, रो क्यों रही है? जान निकाल दी नालायक तूने, और बोल रहा है रो क्यों रही है? परी ने कहा। तो आद्विक मुस्कुरा उठा, मुझे नहीं पता था तू मुझसे इतना प्यार करती है, आद्विक ने कहा। तो परी चिढ़कर बोली, कम बोल, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं, वो तो बस इस बार राखी का गिफ्ट उधार है तुझ पर, इसीलिए बोल रही थी मैं, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो आद्विक हंस पड़ा। उसे हंसता देखकर परी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो बोली, ऐसे ही खुश रहना हमेशा, अब तू आराम कर, मैं आती हूँ। परी, वो मतलब, अरे भेज रही हूँ तेरी आकृति को मजनू, परी ने हंसकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अब कैसे हैं वो? आकृति ने पूछा। ठीक है, और जाओ, जाकर मिल लो उससे, तड़प रहा है बेचारा तुम्हारे दीदार को, जाओ और उसकी नज़रों को सुकून दो, परी ने कहा। तो आकृति के गाल लाल हो गए। परी ने उसका माथा चूमा और कहा, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और जल्दी से मुझे बुआ बना दो, वो भी जुड़वा बेबी इसकी। परी की बात पर आकृति ने उसके कंधे पर मारा तो परी ने हंसते हुए जाने का इशारा किया। आकृति अंदर आए तो देखा आद्विक बैठ के सिरहाने से सिर टेका, आंखें बंद करके बैठा था। आकृति आकर उसके पास बैठ गई। अब कैसे हो? आकृति ने कहा। तो आद्विक ने अपनी आंखें खोली और बोला, अब एकदम ठीक हो। उसकी बात पर आकृति मुस्कुरा उठी। दोनों शांत बैठे थे। आद्विक उसके बोलने का इंतजार कर रहा था और आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। कल रात तुम मुझे कुछ कह रही थी, बोलो, आद्विक ने बात शुरू की। उसका दिल बेचैन था। जो उसने आकृति की आंखों में देखा था उसे वो उसके लफ्जों से सुनना चाहता था।
अब घर चलो, तब बता दूंगी। वो हड़बड़ा गई थी। नहीं, मुझे अभी सुनना है, आद्विक जिद करते बोला। अरे लेकिन बात मत करो मुझसे, जाओ। आद्विक ने मुंह फुला कर कहा तो आकृति को उस पर अटूट प्यार आया। दोस्त अच्छा सुनो, आकृति उसका मुंह अपनी ओर करके बोली। बोलो। आद्विक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया था। मुझे ये कहना था, आगे बोलोगी कुछ? वो खींच गया था। वो आई लव यू आद्विक, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, पता नहीं कैसे तर हो गया तुमसे प्यार। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ पहलू में बिताना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे लड़ना चाहती हूँ, झगड़ना चाहती हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर अपना प्यारा सा संसार बसाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। इस छोटी सी दुनिया में कोई प्रतीक नहीं होगा, बस मैं और तुम होंगे। क्या तुम इस दुनिया को बसाने में मेरा साथ दोगे? आकृति आंख बंद करके एक ही सांस में सब कुछ कह गई। साथ ही आद्विक के दिल के सारे तार एक साथ झनझना गए। वो हैरानी और खुशी से आकृति को देख रहा था। कोई जवाब ना पाकर आकृति ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। आद्विक बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। उसकी नजरें खुद पर महसूस करके आकृति ने नजरें झुका ली। इधर आओ, आद्विक ने उसे पुकारा। आकृति उसके बेड की ओर बढ़ गई। बाकी सब तो ठीक है, पर कुछ फील नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बंदूक की नोक पर तुमसे ये सब कुछ बुलवाया है, आद्विक ने कहा। तो आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। कितने तो मन से बोला है और तुम्हें फिर भी फील नहीं आई, अब कैसे फील आएगी तुम्हें? आकृति ने चिढ़कर कहा। तो आद्विक ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आकृति हल्की से उसके ऊपर झुकी। आद्विक ने उसकी कमर में एक हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। क्या कर, आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब आद्विक ने उसके अधरों पर अपने अधर टिका दिए। एक पल को तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो भी इस एहसास में खो गई। कुछ देर बाद आद्विक ने उसे छोड़ा और बोला, अब आई फीलिंग, आगे से ध्यान रखना। आद्विक ने उसे छोड़ा तो आकृति शर्मा कर उसके सीने पर अपना सिर छिपा दिया। आद्विक ने भी एक हाथ से उसे अपने से चिपका लिया और बोला, आई लव यू टू आकृति, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच। आकृति ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। बहुत बेवकूफ़ियाँ कर चुकी ज़िंदगी में, अब सबको सुधारना चाहती हूँ, एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। बोलो, दोगे मेरा साथ? हमेशा ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहोगे ना? आद्विक ने उसका माथा चूमा और बोला, हमेशा, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, वादा है मेरा। उसकी बात सुनकर आकृति ने उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। आद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के चेहरे पर सुकून पसरा हुआ था, अपने प्यार को पा लेने का सुकून, एक दूसरे के साथ होने का सुकून। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो एक वक्त के बाद मिल ही जाती है। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।